जिनेंद्र धोख भाभी। हाँ सबों को जिनेंद्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राजसंग जिनवानी माता की जय। सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमा कलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। नेमिचंद आचार्य की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमिचंद भाई साहब, अमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी का सादर जय जिनेंद्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड में भगवान की वाणी से घिरा हुआ अनंत अनंत आदि की व्याख्या जो अलौकिक मान में पढ़ी और अब उसको 14 धाराओं के अंदर समझ रहे हैं। परंपरा से चलता हुआ नेमिचंद आचार्य के द्वारा हमारे पास पहुंचा और सारिका जी छाबड़ा जिनका विशेष उपकार है हमारे ऊपर, उनके बिना हम नहीं समझ पाते। उन्होंने इसको रंगीन चित्रों के द्वारा प्रस्तुति करके हम लोगों के लिए सरल बना दिया। अतः उनके चरणों में हम लोग का सबका बहुत बहुत बहुमान अभिनंदन और सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ने के बाद में 14 धाराएं पढ़ रहे हैं। धाराओं का मतलब हम लोग समझ गए हैं। धाराएं का मतलब सीरीज, कंटिन्यूटी में कोई चीज आना। धाराएं में पढ़ते हुए हमने सर्वधारा समझी, जो 1 से लेकर के केवल ज्ञान के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंतानंत तक की सारी संख्या जिसमें आ जाएगी। समधारा में हमने समझा इवन नंबर या आप सम संख्या कहिए हिंदी में, वो सारी संख्या जैसे 2, 4, 6 आदि केवल ज्ञान तक चली जाएगी। उत्कृष्ट अनंतानंत, यूं तो उत्कृष्ट राशि सभी ऑड नंबर है, पर उत्कृष्ट अनंतानंत सम राशि है, इसलिए समधारा वहां तक जाएगी। विषम धारा में हमने जाना इसमें ऑड नंबर लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 आदि। इसमें ये केवल ज्ञान से 1-1 तक जाएगी। कृति धारा में हमने समझा था वर्ग रूप संख्या, जिसका वर्ग रूप होकर के जो संख्या आए, वर्ग को उत्पन्न नहीं, वर्ग रूप, जैसे 4, 2 का वर्ग होकर 4 आया है, 3 का वर्ग होकर के 9 आया है, तो हम ऐसे जाने इसमें 1 का वर्ग होके 1 आएगा, तो 1, 4, 9, 16, 36, 25, 36 इस तरह से कहाँ तक चले जाएंगे? उत्कृष्ट अनंतानंत तक, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक चले जाएंगे। केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद भी वर्ग रूप संख्या है। अगर उसका हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि वो कृति धारा में आती है। वो संख्या हमने देखा था कि उसका ऐसे उस तरह से उसका आधा करके रूप हमने संख्या जहाँ निकाली थी वहां समझा था। आकृति धारा में जैसे हमने समझा था कि 100 जब लिए थे तो 110 तक की संख्या कृति की संख्या का जो वर्ग हुआ था वो आया था। आकृति धारा में फिर कौन सा आ जाएगा? 11, 12, 13, 14 आदि सारे उत्कृष्ट अनंतानंत तक। उत्कृष्ट अनंतानंत को हम अगर 65,536 मानते हैं आचार्य नेमिचंद की आज्ञा के अनुसार, तो वहां तक में जितनी कृति होगी उतनी कृति धारा में आ जाएंगे। जितनी आकृति रूप संख्या नहीं होगी वो आकृति धारा में आ जाएंगे। यहाँ संख्या लेनी है। फिर घन धारा, अघन धारा। घन रूप जो धारा होगी, जैसे 9, सबसे पहले 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 3 × 9 = 27, 4 का घन 64। इस तरह से घन घन करते हुए हमने समझा 65,536 अगर हम उत्कृष्ट
अनंतानंत को मानते हैं, अर्थात केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या लेते हैं। जब हम 40 का घन करते हैं, वहां तक की संख्या घन धारा में आएगी। उस संख्या को घन करके जो संख्या आएगी वो संख्या, यानी 40 का घन जब हम करेंगे जो 64,000 आएगा, वो 64,000 इसमें घन धारा में आएगा। 64,000 के बाद 65,536, यानी 64,000 से लेके 65,536 तक सारे अघन धारा में आ जाएंगे। कृति मात्रिक धारा, कृति को उत्पन्न करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक चले जाएंगे, जहां तक अविभाग केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेदक में कृति हो सकती है। जिन जिन संख्याओं की कृति हो सकती है, उन यानी जिन जिन संख्याओं का वर्ग हो सकता है, जो वर्ग को उत्पन्न करने में सक्षम है। वर्ग को उत्पन्न करने में 65,536 भी सक्षम है, लेकिन वो केवल ज्ञान से बाहर हो जाएगा। अतः जिन जिन संख्याओं से हम कृति उत्पन्न कर रहे हैं, वर्ग उत्पन्न कर रहे हैं, वो 65,536 से नीचे आनी चाहिए। वैसी संख्याएं कृति मात्रिक धारा में आ जाएगी। अब केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद 65,536 में से जिन संख्या की कृति, जो संख्या कृति उत्पन्न करने में सक्षम है, उसको माइनस कर देंगे तो अकृति धारा आ जाएगी। ये सब करते हुए हमने ये समझा था, कृति धारा की संख्या बहुत कम है, अकृति धारा बहुत लंबी चौड़ी है, घन धारा बहुत छोटी सी है, अघन धारा बहुत बड़ी है। कृति मात्रिक धारा बहुत छोटी है, अकृति मात्रिक धारा बहुत बड़ी है। घन मात्रिक धारा उसी तरह घन को उत्पन्न करने वाली संख्या, घन तो उत्पन्न सभी कोई कर देती है। 65,536 में घन को उत्पन्न करने वाली कितनी संख्या है? 65,536 में घन को उत्पन्न करने वाली कहां से कहां तक की संख्या है? 1 से 40 तक, 40 तक, 1 से 40 तक, 1 से 40 तक कंटिन्यू, यानी 40 स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम कहाँ तक काउंट करेंगे? 40 तक। इन सभी संख्याओं का हम अलग अलग अगर घन निकालेंगे तो हम पाएंगे 65,536 से नीचे आ रहा है। जैसे ही हम 41 का घन निकालेंगे तो हम पाएंगे कि ये केवल ज्ञान के जो अविभाग प्रतिच्छेद है 65,536, उससे आगे निकल जा रहा है। यहाँ में क्या भाव भाषणा हो रही है? 65,536 में मात्र 40 स्थान ऐसे हैं जो घन मात्रिक धारा में आते हैं। मात्र इतने से स्थान, बाकी सारे स्थान 41 42 43 काउंट करते जी, कहाँ तक काउंट करें? 65,536 तक, अथवा आगम में जो उत्कृष्ट अनंतानंत है वहां तक, यानी सारी संख्या अघन मात्रिक धारा में आ जाएगी। इस तरह से हमने समझा था इसको, अघन मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा में। अब हम चल रहे हैं घन मात्रिक धारा 65,536 में से 40 स्थान निकाल दिए तो बाकी अघन मात्रिक धारा के बचा। उसी तरह उत्कृष्ट अनंतानंत जो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं, वहां तक जितनी कृति मात्रिक के घन मात्रिक उत्पन्न करने वाली संख्या आएगी, उसको हम उत्कृष्ट अनंतानंत में से घटा देंगे तो हमारे पास अघन मात्रिक धारा हो जाएगी। हम छोटी संख्या से ये भाव भाषणा कर पाते हैं कि घन मात्रिक धारा में बहुत थोड़े से स्थान हैं, अघन मात्रिक धारा में बहुत सारे स्थान हैं। हम उत्कृष्ट अनंतानंत का नहीं निकाल सकते, उसको प्रिज्यूम करके जो हमने निकाला है उससे ये भाव भाषणा हुई है कि घन मात्रिक धारा के स्थान बहुत कम है, अघन मात्रिक धारा के स्थान बहुत ज्यादा हैं। अब हम आते हैं द्विरूप वर्ग धारा में। द्विरूप वर्ग धारा में यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आचार्य, जब आप हमको कृति वर्ग धारा बता चुके, कृति धारा बता चुके, कृति माले में वर्ग होता है और यहाँ भी आप वर्ग बता रहे हैं, तो आप सेम चीज क्यों बताना चाह रहे हैं? कृति धारा मतलब वर्ग धारा, द्विरूप वर्ग धारा मतलब वर्ग धारा। आचार्य कहते हैं दोनों में बहुत अंतर है। कृति धारा में इवन संख्या, ऑड संख्या सभी की कृति बताई गई है। 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, हमने देखा कि सबकी कृति हो सकती है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी कृति ना हो सके। और केवल हमको ये देखना रहता है कि भाई वो संख्या पाई जा रही है ना, सब संख्या की कृति हो रही।
पर द्विरूप वर्ग धारा में ऐसा नहीं है। ये क्या कहते हैं, वर्ग का वर्ग होती हुई संख्या हमको मिलनी चाहिए। 2 से ही हमने शुरू किया। द्वि माने 2, द्विरूप माने 2, वर्ग माने वर्ग करना, 2 का वर्ग करना, फिर उसको धारा प्रवाह ले जाना। जिस 2 दूनी 4, 4 4 का फिर वर्ग किया, 4 चौक 16। इस तरह से कह रहे हैं 2 रूप से, 2 से आप कंटिन्यूटी उस संख्या को वर्ग करते जाइए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, द्विरूप वर्ग धारा में सबसे पहले 4 आया, फिर 16 आया। तो जबकि कृति धारा में 1 2 3 भी था ना, 1 का 2 का 3 का हमने सबका वर्ग किया था, तो वो संख्या यहाँ नहीं आई। फिर 4 के बाद वहां 15 तक की भी, अगर हम 100 नहीं मानते हैं अभिभाग प्रतिच्छेद, तो 65,536 अगर मानते हैं तो 5 6 7 लेके 15 तक आ जाएगी, सभी आ जाएगी। और यहाँ पर सारी संख्या बीच की गोल हो गई, 16 आई। तो कहते हैं कि उसमें और इसमें ये बहुत बड़ा अंतर है कि उसमें इवन ऑड संख्या भी आती है, इसमें ऑड संख्या तो आती ही नहीं है। इवन संख्या भी दुगने दुगने गुना करते, 2 2 से पावर देते हुए जो आएगी केवल वही आएगी। तो 200, तो सबसे पहली संख्या उन्होंने 4 बताई, क्योंकि 2 दूनी 4, क्योंकि 2 से ही द्वि लिख दिया, इसलिए हम एक, हालांकि 1 गुना 1 भी अपने लोग जब द्विरूप घन धारा पढ़े, द्विरूप वर्ग धारा पढ़े, सब कृति धारा पढ़े, सब में 1 का भी वर्ग किया जा रहा है, 1 का घन भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर शुरू ही धारा का नाम किससे है, द्विरूप। 2 से शुरू किया। धारा का नाम ही द्विरूप है, जी जी। इसलिए यहाँ 2 से ही शुरू होगा। तो पहली संख्या अगर वर्ग करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होती है। कैसे मिली, इसमें लिखा हुआ, पेज नंबर आप लोग निकाल लेंगे, नंबर मैं नहीं बता पाऊंगी, तो मैं तो कंप्यूटर खोल रखी हूँ। तो 2 को 2 पर 2 का पावर डाला, 2 को 2 से गुना करा तो 4 आई। और दूसरी तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पर 2 का घात। हमको ये घात याद रखना है, क्योंकि आगे जो हम चीजें समझने जा रहे हैं वो घात रूप में आएगी। तो 2 पर 2 का घात, फिर जो 4 आया तो 4 पर फिर 4 का फिर 2 का घात किया, यानी 4 गुना 4। तो 2 पर अगर हम 4 का घात दे देते हैं तो 16 की संख्या आती है। फिर 16 गुना 16 256, 2 पर 8 का घात, फिर पन्नठी 256 गुना 256, पन्नठी सबको याद हो गई होगी। पन्नठी उसे कहते हैं जो 65 से संख्या चालू होती है, उसको पन्नठी कहा गया है। तो 256 गुना 256, 2 पर पावर 16। इसमें हम लोग क्या पा रहे हैं कि जो घात की संख्या है वो दो दो दुगनी दुगनी हो रही है, द्विरूप हो रही है। घात की जो संख्या है, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, इस इज कॉल्ड द्विरूप, माने इसी को द्विरूप कहेंगे कि दुगनी 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 हो रही है। धारा में जब हम लेंगे, तो उसका उसका आगे आगे का मल्टीप्लाई उसी संख्या से वर्गित करते हुए चलेंगे। तो इस तरह 65,536, फिर उस 65,536 को 65,536 से, निशा जी अपने आप को म्यूट कीजिए। तो जो संख्या आई वो बादाल आई, उसको बादाल कहते हैं, क्योंकि 42 को प्राकृत भाषा में बादाल कहते हैं, तो उसका बादाल नाम पड़ा। जब हम जीवकांड जी अपने जो जीवकांड पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं है, पर जो जो जिसको कहेंगे मूल जो जीवकांड है, उसमें पन्नठी की जगह 65 इज इक्वल टू लिखा हुआ है, अथवा पन्नठी लिखी हुई है, 65,536 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। फिर उसी तरह से जहाँ बादाल वहां आएगा। संध्या गेट खोलना, संध्या 1 मिनट।
तो हमने द्विवर्ग धारा कल दो 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 की घात से वर्ग देना, दो दो का घात करके वर्ग बढ़ाते जाना, अथवा जो संख्या वर्ग होके आ रही है वापस उसको वर्ग करते जाना। तो इस तरह से हमने पाया कि द्विवर्ग धारा में जो संख्या है 4, 16, 256, 65,536, 65,536 तक अगर कृति धारा में देखेंगे तो बहुत सारी संख्या आ जाएगी क्योंकि हमने देखा है ये कि कितनी आ रही है। घन धारा में ही 40 आ जा रही तो वर्ग धारा में तो बहुत ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर फिर बादाल को बादाल से मल्टीप्लाई किए तो अभी खाली से पता नहीं तो उसको इकट्ठी कहा। इकट्ठी इसलिए कहा कि शुरू की संख्या 1 पर 8 है, इसलिए इकट्ठी कहा। वो दो उसका पावर हो गया 202 पर 64। अब हमने कल अर्धछेद समझा था। विवक्षित राशि का जितनी बार आधा आधा होता है उतना उस राशि के अर्धछेद होते हैं। जैसे 4 छेद माने छेदन करना, छेदते जाना, आधा आधा करते जा, अर्ध माने आधा, छेद माने छेदन करते जाना। जीव कांड जी में इसको जैसे पल्ले का छेद करना है तो वहां पर पल्ले छे लिखा होगा, द नहीं लिखा रहता है। पल्ले छे, सागर छे, सूच्यांगुल छे लिखा रहता है, वहां पर छेद नहीं लिखा रहता है, लेकिन वहां पर छे का मतलब छेद है। यहाँ पर हम लोग समझे 4 के छेद तो कहते विवक्षित राशि को जितनी बार आधी आधी हो। 4 को हम आधी किए तो 2 आई, 2 को फिर और 2 से भाग दिए तो 1 आया। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 का जो अर्धछेद है वो 2 है। एक प्रकार से किसी संख्या के ऊपर जो घात है वो घात इज इक्वल टू वर्ग छेद। जैसे 4 पर 4 निकालने के लिए हम 2 पर पावर 2 देते हैं और हम यहाँ देख रहे हैं 4 का अर्धछेद 2 है। उसी तरह 16 के अर्धछेद 8, 4, 2, 1 यानी 4 छेद 16 तो संख्या ही है। एक अर्धछेद किया 8 आया, दूसरा किए 4 आया, तीसरा किए 2 आया, एक फिर 1 आया, यानी 4 अर्धछेद। अब ये 4 संख्या कहाँ से आई? तो कहते 2 पर जब हम 4 का पावर देते, इसीलिए हमने वहां पर कहा था कि जो ये पावर है दुगना दुगना करते हुए ये हमें ध्यान रखना है। तो 2 पर पावर 4 जब करते हैं तो 16 आता है। तो कितना हमेशा छेद में बेस हम संख्या जिसको देय राशि कहते हैं, देय राशि हमेशा हमको 2 रखना है। 2 के ऊपर जितना पावर होगा वो पावर अर्धछेद होगा। जैसे 16 को हम 4 पर पावर 4, 4 पर पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 पर पावर 2 नहीं लिखना है, 2 पर पावर 4 लिखना है। यानी 2 का बेस करके अथवा 2 को देय राशि में रख के विरलन राशि जो होती है वह जो राशि का वर्ग करके जो संख्या आती है उसका उतना छेद होता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? पकड़ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में एक बार फिर बताइए। 2 पे पावर जितना होगा हाँ उतना 2 पर पावर जितना होगा उससे जो राशि आएगी उस राशि का छेद उतना ही होगा जितना 2 पर पावर होगा। जैसे 2 पर पावर 4 राशि कितनी आई? 16, तो 16 के छेद कितने होते हैं भैया? तो कहे 4 होते हैं, है ना? प्रणाम दीदी। 2 पर जितना घात है। करते हाँ मैं ये पूछ रही थी, मेरे प्रश्न कि जब हम अर्धछेद करते हैं तो एक को जैसे पदाल पे 2 पे पावर उन्होंने 32 दे रखी है, तो उसका जो 1 है उसको भी गिनना है जो नीचे 1 बचेगा। क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। और लोग म्यूट कर लें, और लोग म्यूट कर लें, और लोग म्यूट करें। हाँ बोलिए। जो हम अर्धछेद की संख्या निकाल रहे हैं, जैसे उसमें बादाल में जो है 2 की पावर 32 है, ठीक है। तो उसमें जो लास्ट में 1 बचेगा, जैसे मैंने कल को सारे अर्धछेद निकाले इसके,
तो मेरे 31 बन रहे थे। अगर हम एक को जो नीचे एक भी जो बचता है 2 का 1, तो उसको भी गिनना है तो 32 हो जाएंगे। हाँ हाँ, 2 को जब आप 2 का आधा हो रहा है ना, 2 का हाँ, आधा पूरा 1 है, एक आ गया। तो वहां तक, हाँ हाँ वहां तक गिनेंगे, बिल्कुल। ठीक है, फिर तो 32 छेद बन गए, वो मैं कल हाँ कर रही थी इसको। हाँ बिल्कुल, एक क्योंकि आधा जहां तक होता लिखा हुआ ना कि विवक्षित राशि को जितनी बार आधा कर सके, वो जितनी बार आधा किए वो उसका अर्धछेद हुआ। तो इसको और समझने के लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई अर्धछेद और कैसे समझा जाए, तो कहा कि भाई कोई जो राशि है, जितनी राशि है वो राशि 2 के ऊपर जितनी घात बैठे, वो घात ही अर्धछेद है। एक तो हुआ कि आपके पास राशि है, आप 2-2 से भाग देते जाओ, एक तो ये हुआ। एक आपके पास मान लीजिए 16 की बजाय, राशि के बजाय आपके पास 2 पर पावर 4 हो, तो उसको बिना राशि बनाए भी हम जान लें कि इससे जो राशि उत्पन्न होगी उसके अर्धछेद 4 होंगे। मेरी बात समझे क्या, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? हमको किसी ने 16 लिख करके दिया और पूछा इसका अर्धछेद कितना होगा। हमने उसको आधा आधा बांटना चालू किया, 8 किया, 4 किया, 2 किया, 1 किया, और हमने पाया कि 2 पर 4 अर्धछेद आया। अब कोई हमको ये कहे भाई 2 पर पावर 4 है, इसकी जो राशि आएगी उसके छेद कितने होंगे, तो हमको कुछ नहीं करना, सीधे कह देना कि 4 अर्धछेद होंगे। दोनों व्याख्या समझ में आई कि नहीं आप लोग को? आगे दीदी समझ में आ गई। पूरी क्लियर नहीं हुआ? जैसे मैंने कहा कि 16 हम आपको कहें कि भाई 16 के अर्धछेद हमको बताइए, है ना, हमने आपको 16 की संख्या दी, आप क्या करेंगे? 2-2 से भाग देते जाएंगे, क्योंकि वही नियम है कि आधा आधा करते जाओ। तो 16 को जब आधा आधा करेंगे तो एक बार 8 होगा, फिर 4 होगा, 8 का 4 होगा, 4 का 2 होगा, 2 का 1 होगा। तो हम क्या पाए कि 4 बार आधा आधा किए, तो वो 16 के अर्धछेद कितने हुए? 4 हुए। अब तो ये राशि हमको किसी ने दी थी तो हमने अर्धछेद निकाल दिया। अब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमको ये कहे भाई 2 पर पावर 4 है, तो उस राशि के अर्धछेद बताओ। तो हमको राशि निकालने की, जैसे 2 पर पावर 4 का हम पहले उसका राशि निकालें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर हम उसकी अर्धछेद निकालें, तो हमको तो बहुत काम करना पड़ गया। तो आचार्य कहते हैं कि 2 पर हमेशा याद रखिएगा, पहले भी कह चुकी हूँ, अर्धछेद के लिए देय राशि 2 ही रहनी चाहिए। तो हम क्या कह देंगे? 2 पर पावर 4 देके कोई पूछा हमको कि इस राशि के अर्धछेद कितना होगा, तो हमको कुछ भी नहीं सोचना, हम झट से कह देंगे 4 होगी। इसके अर्धछेद क्या हो, कितने होंगे? तो 4 होंगे, क्योंकि हमने 16 का निकाल के देखा था, जितना 2 पर पावर आता है उतना ही अर्धछेद आते हैं। यानी 2 के ऊपर जो घात होगा अथवा विरलन राशि जो होगी, वही उस राशि का अर्धछेद होता है। आए। कुछ प्रश्न किसी के लिए? चले आगे चले, बोलो भैया, आप लोग बोलते नहीं तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा था आगे बढ़िए। जब सारिका कभी कभी उनकी क्लास चालू करते हो, जहाँ सब कोई मौन होता है तो हंसने लग जाती हैं कि लगता है किसी को समझ में नहीं आया। अच्छा फिर से समझाते हैं। अरे आप बोलेंगे तो मेरे को कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर आप आधी घंटा के बाद बोलोगे पहली वाली चीज समझाइए। ये तो समझ में आ गया, समझ में नहीं आया। हमें ये तो सब समझ में आ गया। हमें इकट्ठी में जो 42 गुना 42 आ रहा ना, 42 बराबर गुना 42 2 का पावर 64 आ रहा, ये नहीं हमें समझ में आया। बाकी हमें सब समझ में आ गया। अब फिर देखिए अभी कहाँ की चीज पूछी है, इससे पीछे की चीज पूछी। हाँ, जबकि हर एक मेरी बात सुनिए, पहले जो कहना चाह रही हूँ आप लोग सब कोई सुनिए ग्रुप में। जबकि मैं एक एक पायदान पर पूछती हूँ कि समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हर एक पेज के अंत में पूछ रही हूँ, लेकिन आप बोलते नहीं है। हाँ हाँ, अचानक से आप पिछला, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम समझाएंगे इसको, लेकिन हम जब आप लोगों से हर कदम पर पूछ रहे हैं तो आप लोग पूछिए ना भाई, क्या मेरे को आएगा तो बताऊंगी, नहीं आएगा तो हाथ जोड़ लूंगी। आपका कहना है यहाँ पर कि 42 गुना 42 जो आया, बादाल गुना बादाल इकट्ठी, तो ये इकट्ठी जो आएगी
आप 2 को 64 बार रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इकट्ठी आ जाएगी। अच्छा, आप इसमें तो ये आती कैसे है, तो बोले बादाल को बादाल से गुना कर दो, यानी 429 करोड़ 49,67,296 गुना 429 करोड़ 49,67,296 अगर आप करेंगे तो इकट्ठी आ जाएगी। वो है कितनी, 2 पर पावर में हम उसको कितना समझे, तो आचार्य कहते 2 पर तो ये इन्होंने बराबर 42 लिखा ना, ये क्यों लिखा 42 बराबर गुना 42? आप लोगों को बताई और अभी भी बताई मैं कि शास्त्र जी में आपको लिखा हुआ मिलेगा पनट्ठी का 65 बराबर, बादाल का लिखा, वहां पर इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखी रहेगी, वहां लिखा रहेगा या तो पनट्ठी लिखा रहेगा या बादाल लिखा रहेगा या इकट्ठी लिखा रहेगा, अथवा जहां उनको संख्या मान देनी होगी तो 65 बराबर लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे पनट्ठी है, 42 बराबर लिख देंगे तो हमको समझना होगा बादाल है, 18 बराबर लिख देंगे तो हमको समझना होगा इकट्ठी है। यही समझ में, वीडियो मिला नहीं मेरे को। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग आपको हर एक पेज समझा के पूछ रही हूँ, इसीलिए कि जो नहीं समझ में आए पूछते चले जाए। अर्धछेद का पेज पलटे, अब यहाँ देखिए 4 के अर्धछेद दिखाए 2, 16 के अर्धछेद दिखाए 4, 64 के अर्धछेद दिखाए 6, 64, 32, 16, 8, 64 को छोड़ दीजिए, 64 के छेद 32 होंगे, 32, 16, 8, 4, 2, 1 यानी 6 छेद, 200। ये ध्यान रखिएगा छेद, क्योंकि इसके ऊपर फिर गणित होने वाली है, इस अर्ध छेद पर फिर गणित होने वाली है, और वो गणित कहाँ फेल होगी वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो फेल हो रही है, इसलिए ध्यान रखेंगे अर्ध छेद। आंटी 64 का छेद बताइए ना, 6 कैसे हुआ? 64 लिखा हुआ बेटा 32, 16, 8, 4, 2, 1, 6 संख्या हुई ना, पहले 32 हुआ आधा, 32 का आधा 16 हुआ, 16 का आधा 8 हुआ, 8 का 4 हुआ, 4 का 2 हुआ, 2 का 1 हुआ, ये 6 स्थान पर है ना। सबको 2-2 से करना है, सबको 2-2 से काटना है क्या? अर्धछेद का मतलब ही आधा आधा करना, 2-2 से नहीं करना है, आधा आधा करना, अर्धछेद आधा आधा छेदन करते जाओ जहां तक छेदन हो। तो 64 का आधा किया हमने तो 32 हुआ, 32 का आधा किया तो 16 हुआ, 16 का आधा किया तो 8 हुआ, 8 का आधा किया तो 4 हुआ, 4 का आधा किया तो 2 हुआ, 2 का आधा किया तो 1 हुआ। अब इसके आगे आधा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जैन गणित में दशमलव का कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पाए कि इसको 6 बार आधा आधा किए हैं 64 को, यानी 1 को अगर 6 बार दूना दूना करेंगे तो 64 आ जाएगा। 256 के छेद इसको किए तो सबसे पहले 128 होगा, आधा आधा करना है, फिर 64 होगा, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, यानी 8 छेद होंगे, अर्ध छेद होंगे। पेज पलट रहे हैं, आप लोगों को यहाँ तक कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो। आ गया समझ में? हाँ आ गया भाभी, प्रणाम। अब कह रहे हैं अर्धछेद 2 की घात से, जिस विवक्षित राशि की 2 की घात है उतने छेद उस राशि के होते हैं। 2 की घात है, 2 पर जितना घात है, 2 की घात मतलब 2 घात नहीं, तब तो लिखते 2 घात है, 2 की घात यानी 2 को जितना घात दिया गया है, 2 के पावर जितनी है, या 2 पर जितनी विरलन राशि है। विरलन राशि हम इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पर यद्यपि विरलन राशि का कोई बोलने का कोई औचित्य नहीं है, मेरे बोलने का भाव एक ही है कि विरलन और दे आप लोग के दिमाग में फिट हो जाए। तो 2 हमेशा दे रहेगा, उसके ऊपर विरलन राशि जितनी रहेगी अथवा घात जितना रहेगा अथवा पावर जितना रहेगा, उस राशि का उतने ही अर्धछेद होंगे, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। जितनी विवक्षित राशि 2 की घात है, विवक्षित राशि की 2 की घात है, उतने छेद उस राशि के होते हैं। जैसे 2 बराबर 2 पर घात कितना आएगा? 2 आएगा। 4 बराबर 2 की घात 2, तो हम देख रहे हैं घात कितना है? 2 है, तो 4 के छेद कितने हो जाएंगे? छेद मतलब अर्ध छेद है ना, तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं ये लाइन, ये पंक्ति समझ में आई कि नहीं?
आगे आगे दीजिए, बहुत अच्छे से आगे। फिर हम देख रहे हैं 256 बराबर कितना हो रहा है, तो हमने देखा था पिछले पेज में, हम इसीलिए कहे थे कि उसको 2 पर जो पावर है अपने को ध्यान में रखना है। 256 को हमने पिछले पेज पर देखा था कि 2 पर 8 पावर थी, तो इसमें 256 के छेद कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि घात होती है हमेशा 2 पर घात, ये ध्यान में रखना है। 4 पर घात हो तो नहीं चलेगा, 8 पर घात हो तो नहीं चलेगा, 3 पर घात हो तो नहीं चलेगा, 2 पर घात होना चाहिए, क्योंकि अर्ध छेद है, आधा आधा छेदन करते जाना है, तो यहाँ पर 2 की घात से ही होता है, 2 पर जो घात हो। तो 256 को जब हम 2 की घात में देखेंगे तो देखेंगे उस पर 8 करना पड़ रहा है, तो 256 आ रहा है। तो हमारे लिए क्या हो गया कि 256 के हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है ना, हमको कुछ आधा कुछ भी नहीं करना पड़ा, हम तुरंत जान गए कि 256 के घात कितने हैं, 8 हैं। फिर 65,536 65,536 2 पर पावर 32 16 16 2 पर 65,536 में हम क्या देख रहे हैं, 2 पर पावर 16, 2 को 16 बार अगर लिखेंगे तो 65,536 आ जाएगा। तो 65,536 के छेद कितने हो गए, 16 हो गए। अब थोड़ा सा अगला पेज है, कोई आजकल के गणित पढ़े हुए कोई बैठे हैं तो उनको तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। नैसा जी हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, एलओजी एलओजी 2 नीचे वो क्या बोलते हैं, उस वो पेज को हमने उलांग दिया क्या, यही तो पढ़ रहे दिया नहीं आप पढ़ेंगे। अभी तो आ ही रहे ना, अभी कैसे प्रश्न खड़ा कर दिया, हम मैं तो यही उसको, अरे यार कैसे उसके लिए प्रश्न खड़ा कर दिया, अभी पढ़ाने ही जा रहे हैं, वो चीज तो आई, अभी तो पेज खोल ही रहे हैं वो, पहले आप कैसे प्रश्न कर सकते, पढ़ाने के बाद आप करें तो समझ में आता, वो पेज खोल ही रहे हैं। बोल रहे ना कि इसके छेद कितने हुए। अब सुनिए, अगर आजकल की गणित पढ़े हुए इसमें कोई बैठे हैं क्या, अभी की जो नई गणित है, कंप्यूटर की जो गणित है, लॉक सिस्टम है, नहीं पढ़े हम। नेमीचंद भाई साहब, हाँ तो पढ़ी हुई है। हाँ नेमीचंद भाई साहब, आप अगर पढ़े हैं तो आप मेरे से ज्यादा, वैसे समझा दूंगी लेकिन मेरे से ज्यादा आप समझाएंगे, आप इसको समझाने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, मतलब ये क्या है कि अर्ध छेद जो निकाले हैं लोग विधि से निकाले हैं। इसमें लोग लिखने का तरीका क्या है कि जैसे अपन एलओजी लिखते हैं तो जी की जो ऊपर की गांठ है उसके नहीं, जो नीचे की जो गांठ आएगी उसके ऊपर अगर 2 लिखेंगे तो उस वहां 2 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा लोग बेस 2। अभी मैंने संख्या नहीं बोली है, केवल बेस बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे इसकी जैसे लिखा है ना 4 के अर्धछेद, इसमें लिखा हुआ है लोग 4 और आधार अपन 2 बोलेंगे, या इंग्लिश में बोलेंगे तो लोग 4 बेस 2, इस तरह से बोलेंगे। ये लिखने का तरीका है, मतलब इसको 2 के ऊपर पावर 4 नहीं बोलेंगे, ये पावर नहीं है, यहाँ पर संख्या है 4 और इसका जो बेस है वो है 2, इस तरह से बोलेंगे इसको। तो बोलेंगे कैसे, लोग 4, पहले अपन संख्या बोलेंगे उसके बाद में बेस बोलेंगे, बेस 2, इस तरह बोलेंगे। तो इसके बराबर इसने लिखा है 2। अब ये 2 कैसे आए, जो 4 संख्या है इस 4 संख्या को हम दोबारा लिखेंगे 2 पावर 2। तो लोग का ये नियम है, यदि बेस और आधार एक होता है, मतलब बेस और संख्या एक होती है तो उसका मान 1 होता है, और उस जब दोनों का एक जैसा हो जाता है और उसके ऊपर अगर पावर कोई भी हो तो वो पावर गुणा के रूप में हो जाती है। जैसे अब इसको लिख के बताऊं क्या मैं, आप बताइए, लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, वैसे समझ में आने वाला तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दीजिए, क्योंकि नेचुरली पुरानी मैथ ही लोग बढ़िया से नहीं जानते हैं तो न्यू मैथ तो कहाँ से समझ में आएगी, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर लीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ।
दिखाए, मेरा कागज दिखाई दे रहा है क्या? बहुत छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा बड़ा लिखा है। लिखा है। और बड़ा लिखूं? हाँ, ये और बड़ा लिख, थोड़ा सा बड़ा लिख लो। पता अच्छा और लग बड़ा जाएगा। लिख। तो वाली पेन नहीं है क्या भाई साहब? हाँ जेल पेन नहीं है क्या? जेल पेन के राइटिंग थोड़ी उभर के आती है। अच्छा, हाँ, अच्छा, स्केच पेन वगैरह से, स्केच पेन नहीं मैं ये वगैरह से। लाल, मैंने लाल से लिखा था, चलो मोटी लाल डॉट पेन है मोटे। आपकी। जेल पेन, हाँ जेल पेन से आएगा अक्षर। अच्छा, ये आप अब लिया ना, ये जेल पेन आपकी। नहीं ये भी बॉल पेन ही वैसे तो, बॉल मैं पेन बड़ा नहीं, लिख रहा हूँ। ये हमको तो जेल लग रही स्केच नहीं पेन से। अभी कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। अब देखो दीदी, आया कि दिखाई दिया? अब सबको दिख हाँ, रहा है? थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है। मैंने ऊपर लिखा है log a बेस a, मतलब बेस भी a है और संख्या भी a है। अगर बेस और संख्या बराबर होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, कोई सा बेस हो। जब मैंने a और a लिखा है, दोनों समान है तो इसका मान 1 होगा। अपन a की जगह अगर 2 लिख देंगे, संख्या भी 2 लिख देंगे तो उसका मान 1 होगा। अगर नीचे बेस 4 लिख देंगे और ऊपर संख्या भी 4 लिख देंगे तो भी उसका मान होगा। क्योंकि अपन ये अर्धछेद पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन 2 से ही लेकर के समझें। तो 2 लिखे, a की जगह 2 लिखे, और बेस संख्या भी 2 है और बेस भी 2 है तो उसका मान होगा। फिर नीचे की संख्या में मैंने लिखा है कि log a पावर 2 बेस a, ये आ गया समझ में? तो इसको मैंने आगे लिखा है 2 log a बेस a, मतलब जो ये इसकी पावर है वो पावर चाहे कोई सी भी हो, मैंने 2 पावर लिखी है। अगर इसकी जगह 4 होगी तो नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 का गुणनफल आ जाएगा, और अगर 5 होगा तो 5 का गुणनफल आ जाएगा। अब चूंकि आगे मैंने जो लिखा है उसके अंदर दोनों का बेस और पावर 1 होगी तो इसका मान 1 हो गया, इसका मतलब इसका मान 2 हो गया। ये इस तरह से है। आ गया दीदी? दीदी आपको तो आ गया होगा, लेकिन मतलब औरों को थोड़ा सा पढ़ा हुआ मेरा याद अब भी है। थोड़ा सा सिस्टम पढ़ा था मैंने, हल्का सा ही पढ़ा था। ये बाद में बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा पढ़ा था, तो इसलिए। संध्या देख कौन है? आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसको समझ के हम लोग को कुछ करना भी नहीं है। ये तो इसलिए ये चीज दी गई है कि जो अभी नई जनरेशन है वो लॉग सिस्टम से जल्दी समझ पाती है, इसलिए ये पेज दे दिया गया है। भाई साहब ने समझाने की कोशिश की और मैं अच्छी तरह जान रही हूँ कि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए अगला लेते हैं, वर्ग शलाका। अभी हमने क्या देखा था ऊपर? अर्धछेद। अब कह रहे हैं क्या? वर्ग शलाका। शब्द सब याद रखेंगे क्योंकि आगे जाके निशा जी बंद कीजिए ना, बहुत चू चू आ रहा है, बंद कीजिए आप। किसी में ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वर्ग शलाका ऐसा शब्द है, ये बोलने में मतलब अंदर से बहुमान उत्पन्न होता है, क्योंकि शलाका पुरुष हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ कि शलाका पुरुष होते हैं, इसीलिए शलाका शब्द बोलने में शलाका पुरुष की बात, और वास्तव में ये शलाका पुरुष के जैसे ही है, तो इसलिए इसको बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब कहते हैं वर्ग शलाका किसे कहते हैं? 2 के वर्ग से लगाकर, ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्द पर जोर दे के पढ़ेंगे। 2 के वर्ग से लगा, वर्ग वहां था, दो आधा आधा कर रहे थे, यानी 2 से भाग देते के बार बार 2 से भाग दे रहे थे, अथवा आधा आधा कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ग,
2 के वर्ग से लगाकर जितनी बार वर्ग करने पर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है उतनी ही उस राशि की वर्ग शलाका होती है। खूब बढ़िया। ये वहां क्या था, जैसे 4 की वर्ग शलाका इन्होंने कह दी 1 और अर्धछेद कितने थे, 2 थे। तो जब अर्धछेद निकाले तो 4 को आधा आधा जितनी बार करे उतना हुआ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितनी बार वर्ग कर रहे हो। देखिएगा बहुत बारीक अंतर है। जो अर्धछेद निकला वो उसको गुना करने के बाद निकला आधा आधा करके, और यहाँ ये कह रहे हैं जैसे 2 पर पावर 2 तो 4 हुआ, 4 का अर्धछेद तो 2 हो गया, क्योंकि हमने जाना था 2 के ऊपर जो घात की संख्या होती है अर्धछेद उतने ही होते हैं। ये हमने भावभाषणा करी पिछले पेज में। अब ये वर्ग शलाका है, ये कह रहे हैं कि 2 को आप वर्ग कितनी बार किए, 2 को आप वर्ग कितनी बार, तो 2 दूनी जो 4 आया, तो हम वर्ग कितनी बार कर रहे हैं, 2 को 1 बार कर रहे हैं। जैसे 4 में समझ में कम आएगा, हम 16 पर चलते हैं। 16 की वर्ग शलाका 2, क्योंकि क्या कह रहे हैं 2 दूनी 4, 4 चौका 16। ये कहाँ से आया, ये शलाका कैसे निकल रही है, द्विरूप वर्ग धारा के दृष्टि से निकल रही है। क्योंकि वहां हमने देखा था 2 दूनी 4, फिर 4 चौक 16, 16 16 56 है ना। वहां आपने देखा था द्विरूप वर्ग धारा कैसे चली थी, 4 16 256 पन्नठी बादाल इकट्ठी ऐसे चली थी। तो ये जो कह रहे हैं कि 16 की वर्ग शलाका 2, क्योंकि 2 को 2 से गुना किए 4 आया, फिर 4 को 4 से गुना किए तो 16 आया। तो इसकी वर्ग शलाका मतलब आप वर्ग कितनी बार कर रहे हो। शलाका हमेशा क्या कहें, जैसे शलाका पुरुष में भी क्या कहा जाता है कि इतने शलाका पुरुष होते हैं, ये कहा जाता है ना कि इतने, यानी काउंटिंग हिस्सा देना। कई तरह के इसके मीनिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सब कोई मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें किस किस के लाभ की शलाका कितनी कितनी होगी, तो इसको शलाका कहते हैं, मतलब बांटना किसी चीज को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब 16 की वर्ग शलाका हम निकालेंगे तो 16 किसको वर्ग करके आया, कितनी बार वर्ग करके आया। तो जहां अर्धछेद 2 के बेस से था, यहाँ 2 के बेस से नहीं है, यहाँ आगे आगे वर्गित करते जाइए संख्या को। यहाँ वो बात नहीं है कि 2 को दे मान के ऊपर वाली घात मान। और इसका नियम क्या है, जो घात है उसको आधा आधा करते जाइए। अगर हम इजी वे में हम वर्ग का नहीं लगाना चाहते हैं, अर्धछेद का छेद शलाका किसी राशि की वर्ग शलाका अर्धछेद का छेद, इसी राशि की वर्ग शलाका उस राशि के अर्धछेद का छेद। जैसे 4 का अर्धछेद कितना है, 2 है ना। 4 का अर्धछेद कितना है, 4 दो होगा ना, 2 है। 2 का आधा कितना होगा, 1। ये यहाँ कह रहे हैं कि जिस राशि की अर्धछेद जितना है उसको आप आधा आधा जितनी बार करोगे, वो जितनी बार आधा आधा होगा उतनी उस राशि की वर्ग शलाका होगी। इस तरह से भी वर्ग शलाका निकल सकती है। अथवा जिस राशि को हम जितनी बार पावर करते जा रहे हैं घात नहीं, पावर का पावर करते जा रहे हैं, यानी पावर को भी क्या लिखा ना, 2 के वर्ग से लगाकर जितनी बार वर्ग करने पर। इसका ये मतलब है 2 से हमने 2 को वर्ग किया, फिर उसको उस राशि को ही वर्ग करना है, न कि 2 से वर्ग करना है, स्क्वायर नहीं करना उसको। 2 के वर्ग से लगाकर जितनी बार वर्ग करने पर, यानी आप उसको जितनी बार वर्ग करते जाओगे वो जो वर्ग करने की संख्या आएगी वो होगी वर्ग शलाका। थोड़ा सा ये हम लोगों को इसलिए लग रहा होगा टेढ़ा, जैसे 4 की वर्ग शलाका 1 कैसे निकला, मतलब 2 को हमने 2 से 1 बार मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसकी वर्ग शलाका 1 है। 16 की वर्ग शलाका
16 है तो 16 की वर्ग शलाका कैसे आई? 2 दूना 4, फिर 4 गुना 4, यानी 2 बार हमने वर्ग, कितनी बार वर्ग किया हम लोग? 16 की राशि लाने के लिए कितनी बार वर्ग किया? तो 2 बार किया। तो 2 बार वर्ग किया, इसलिए वर्ग शलाका 2 हुई। एक तो ये हुआ, एक हमको वैसे हुआ, आगे के पेज में शायद बताएंगे। 256 की वर्ग शलाका 3, क्योंकि 256 को 2 दूना 4, फिर 4 गुना 4, दोबारा फिर 16 गुना 16, यानी कितनी बार वर्गित किए संख्या को? 3 बार किए। तो वर्ग शलाका कितनी हो गई? 3 हो गई। 256 के वर्ग छेद कितने थे, याद है किसी को? मैंने 8 कहा है। था। हाँ, 8 छेद 8। 16 256 का 8 था, तो 8 को अगर हम आधा आधा करेंगे तो कितनी बार होगा? 8 का 3 बार। 3 बार। 3 कितनी वर्ग शलाका आ गई? 3 आ गई, है ना। छेद का छेद करके भी निकाल सकते हैं, अथवा जो राशि जितनी बार वर्ग करने पर आती है, आगे आगे वर्ग, द्विरूप वर्ग धारा। कैसे वर्ग कैसा करना है? द्विरूप वर्ग धारा में करना है, कृति धारा वाला वर्ग नहीं। द्विरूप वर्ग धारा में जितनी बार वर्ग होगा वो वर्ग शलाका होगी। वर्ग को वर्गित करते जाएं, ऐसा लिखा हुआ है। अब आगे देखें और क्या कहते हैं। जिस राशि के छेद निकाले हैं उसी की वर्ग शलाका निकालने के लिए उस राशि के छेद निकालना, यानी जिस राशि का छेद निकाले हैं और उसी छेद का फिर छेद निकालो, वो वर्ग शलाका हो जाएगी। जैसे हमने समझा 256 का अर्ध छेद कितने? 8। अब उस अर्ध छेद के फिर हमने जब छेद निकाले तो कितना आया? 3। तो 256 के अर्ध छेद तो हो गए 8, वर्ग शलाका हो गई 3। ये शब्द हमको बढ़िया से समझना है, इनको नहीं समझेंगे हम नहीं जान पाएंगे पृथ्वी का एक जीव कितने हैं, अनंत जीव जो हैं निगोदिया वो कहाँ पर हैं, आकाश के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, हम इनको याद रखेंगे तभी जान पाएंगे, अन्यथा वहां भाव भासना नहीं होगी। होनी तो भाव भासना, वो संख्या हमको थोड़ी पता चलेगी। लेकिन जैसे मान लीजिए 4 बच्चे खड़े हों, 4 बच्चे खड़े और आपको पूछा जाए इसमें कौन सा लंबा है, तो आप चारों बच्चों को लाइन से खड़ा करके देखोगे कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, मतलब लंबा। तो आप एक बच्चे को पकड़ के कहोगे ये सबसे लंबा है। आप कैसे जाने? आपको इतना सा नॉलेज था, जो ऊंचाई में थोड़ा थोड़ा बड़ा है वो सबसे बड़ा हो गया। तो उसी तरह जब हम यहाँ जानेंगे कि वर्ग शलाका बड़ी है, कि अर्ध छेद बड़ा है, कि वर्गमूल बड़ा है, कि वर्ग बड़ा है, कि मूल राशि बड़ी है, 4 चीज आई ना, 4 चीज आई। मूल राशि एकदम, जैसे मान लीजिए मूल राशि 4, इसको हम मूल राशि कहते हैं। मूल राशि का वर्ग करेंगे तो वर्ग हो गया 16, इसको वर्गमूल निकालेंगे। पहले तो मूल राशि 4 हुई, फिर उसका वर्ग किए तो 16 हुआ, तो वो हो गया वर्ग करना। फिर उसका अगर मूल निकालते हैं वर्गमूल हो गया। मूल राशि, वर्गमूल, फिर वर्ग, फिर वर्गमूल, फिर क्या नाम है सो वर्ग, अर्धछेद, फिर वर्ग शलाका। इस तरह से हमको लाइन से सारी चीज जानेंगे, तब आगे जाके सारी चीजों की संख्या हमारे भाव भासना होगी कि कहाँ पर जाके क्या हो रहा है, वो संख्या कितनी बढ़ रही है, कौन से जीव से कौन सी इकाई ज्यादा बड़ी है, किसके अभिभाग प्रतिच्छेद किससे ज्यादा है। ये भाव भासना तब होगी जब ये पांचों राशि हमारे दिमाग में रहेगी। तो यहाँ पर अभी हम 2 राशि को समझते हैं, अर्धछेद और वर्ग शलाका में कौन सी राशि बड़ी है, कौन सी राशि छोटी है। तो किस छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे, खूब करोड़पति सबने देखा है इसलिए बहुत अच्छी तरह बताएंगे। बड़ी छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे तो पहले कौन सी राशि आएगी? छोटी राशि से बड़ी राशि की ओर जाएंगे तो अर्धछेद और वर्ग शलाका में कौन सी राशि पहले आएगी, कौन सी राशि बाद में आएगी? वर्ग शलाका तो 3 हुआ, अर्धछेद 8 हुआ इसमें। मेरे प्रश्न का सीधा सा उत्तर आंटी वर्ग शलाका पहले आएगा और वर्ग छेद बाद में आएगा।
क्योंकि वर्ग शलाका छोटी है, हमने समझा अभी। हाँ, 256 के अर्धछेद कितने आए थे? 8 आए थे। वर्ग शलाका कितनी आई थी? 3 आई थी। और हमने आपको पूछा कि छोटे से क्योंकि मैंने ऐसे क्यों पूछा, आगे वही आने वाला है। तो बड़े से छोटे, छोटे से बड़े की ओर अगर हम जाना चाहते हैं तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? 256 के अर्धछेद, फिर हमको लिखने होंगे 256 के वर्ग शलाका। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक बोले क्या हम? दीदी एक बार फिर से, जी दीदी नहीं एक बार फिर बोले, से समझा गलत बोले पहले आप। वर्ग शलाका फिर पहले वर्ग छेद वर्ग होगा ना। छेद, फिर उस छेद पहले के वर्ग छेद। शलाका छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे तो पहले बहुत सुंदर, पहले वर्ग शलाका आएगी, फिर अर्धछेद आएंगे, फिर उस मूल राशि आएगी, फिर मूल राशि का वर्ग आएगा, फिर मूल राशि का वर्गमूल आएगा। इस तरह से ये राशियां आएगी। अभी हम केवल 2 राशि समझते हैं कि अर्ध बड़ी से छोटी से बड़ी की ओर जाने के लिए वर्ग शलाका पहले आएगी, अर्धछेद बाद में आएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए इसमें ये पेज देखिए, जिस राशि के छेद निकाले हैं उसी की वर्ग शलाका निकालने के लिए उस राशि के छेद निकालना। जितने छेद होंगे उतनी ही मूल राशि की वर्ग शलाका होगी। समझ रहे हैं? छेद के छेद निकालने कह रहे हैं, अर्थात मूल राशि के छेद मूल राशि की वर्ग शलाका। जैसे 4 के छेद 2 हैं, 4 को आधा किए तो 2 हुआ, 2 को आधा किए तो 1 हुआ। तो हमने पाया कि 4 को हम 2 बार आधा कर सकते हैं। आधा आधा 4 की संख्या को हम 2 बार कर सकते हैं। अब उसका छेद का छेद कह रहे हैं वर्ग शलाका, तो हम पा रहे हैं कि अब तो वर्ग शलाका 2 आई। 2 को हम कितनी बार आधा कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि 2 को हम 1 ही बार आधा कर सकते हैं, तो वर्ग शलाका हो गई 1। तो 4 संख्या की वर्ग शलाका 1 हुई, अर्धछेद 2 हुए। फिर 256 के छेद हमने समझे हैं 8 होंगे। 8 के फिर हम अगर छेद करते हैं तो 3 होते हैं। तो 256 संख्या की वर्ग शलाका 3 हुई। 65,536 आप लोग जीवकांडी लेने कह रहे हैं। इसके बाद ये आप लोगों के लिए, अगर मुझे पता नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं है, पर ये है जीवकांड की पूरा गणित, इतना पता है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अपने लोग स्वाध्याय करने जा रहे हैं, उसमें क्या है मैंने आज तक ग्रंथ नहीं देखा है, तुम बता नहीं सकती, पर विषय वस्तु को छोड़ा तो नहीं गया होगा। कितना वर्णन होगा मुझे नहीं पता है। 65,536 के 16 अर्धछेद, 16 के छेद 4, तो 65,536 संख्या की वर्ग शलाका 4। कोई प्रश्न यहाँ तक? नहीं। दीदी 8 के छेद 3 नहीं। कैसे हुए? हाँ, नहीं मैं पूछ रही हूँ, 8 के छेद 3 कैसे हुए? करिए, उसको छेद करिए, आधा आधा करिए, कितनी बार हो रहा है? अच्छा, 8 को आधा 256 आया, 4 को आधा किए 2 आया, 2 को आधा किए 1 आया, तो 3 बार आधा आधा किए ना। ठीक है। आया समझ में? यह हाँ जी, अर्धछेद हाँ जी। समझ बहुत जरूरी है। मैं तो इसको अपने से करी ना, तो मेरे को तो बहुत मेहनत लगी है। बहुत ऐसा नहीं कि मैं पढ़ी और मेरे को समझ में आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। विषय तो कठिन है ही है, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। इसलिए आप लोग संकोच नहीं करें, जिसको जो नहीं समझ में आए बिल्कुल बिल्कुल पूछें आप लोग। तो अर्धछेद से वर्ग शलाका कम आई, मतलब ये समझ में आया। क्या चीज? अर्धछेद निकाला, उसका वापिस अपन करते तो वर्ग शलाका कम आती है। 3 आई, 8 किसी से 3 आई, तो वो कम हो गई वर्ग शलाका अर्धछेद से। मैं नहीं समझी कुसुम जी, आप क्या बोल रहे हैं? बोले जैसे अपन लोग अर्धछेद और वर्ग शलाका में जो आप बोल रहे हैं कि कौन सी राशि कम है, हाँ, वर्ग शलाका कम हो गई अर्धछेद से। हाँ, ये चीज सब। हाँ बिल्कुल, ये आधी नहीं होती है, बहुत कम होती है। कोई सोचे अर्धछेद है तो आधा हो गया। हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर छेद कितने हैं? 16, शलाका कितनी है? 4 है ना। तो ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल आधा हो जाता हो, अर्ध समझ के आधा बैठे, ऐसा नहीं है। अब चलें, अब वर्ग शलाका के लिए इन्होंने गणित सूत्र से दिया, जो अभी न्यू मैथ है, log 2 का log 2 करना। क्योंकि पहले log 2 से अर्धछेद आया था, अब log 2 का, जैसा भाई साहब ने बताया भी था अभी, log 2 को log 2 करने का, तो log 2 पर फिर log 2 करना, उसको कहते हैं वर्ग शलाका। निकल जाती अर्धछेद। जैसे log 2 बेस हुआ, उस बेस का फिर पावर दे करके जो बेस से बेस को फिर वापस करना, बेस पर एक बेस और देना, तो वो आ जाती है वर्ग शलाका। तो ये हम लोग इसको छोड़ देते हैं। द्विरूप वर्ग धारा की वर्ग शलाका छेद एवं स्थान। कितना समय हो गया? छोड़ दे क्या? 10:50 हो रहा है।
इस पेज को खाली थोड़ा सा आज ले लेते हैं ताकि कल पहचाना हुआ लगे, कल तो होगा नहीं। द्विरूप वर्ग धारा की वर्ग शलाका छेद एवं स्थान। तो सबसे पहले द्विरूप वर्ग धारा में जो संख्या थी वो 4 थी, याद होगा सबको, 4 थी। तो 4 के अर्धछेद कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 से भाग अर्धछेद के लिए 2 से इसको आधा किए तो 2 आया, फिर 1 का 2 से भाग दिए तो 1 आया, अथवा 2 पर पावर 2 थी इसलिए अर्धछेद 2 हो गए। पावर को फिर 2 से डिवाइड कर देना, वो हो जाता है वर्ग शलाका, अगर हम पावर के हिसाब से चलते हैं तो, नहीं तो उसको 2 से डिवाइड करें तो अर्धछेद 2 आया, उसको 2 से फिर उसका आधा करें तो 1 आया। तो हम देख रहे हैं कि जब संख्या 4 है तो अर्धछेद 2 आता है, वर्ग शलाका 1 आई है। फिर जब संख्या 16 है, अर्धछेद 4 है, वर्ग शलाका 2 है। फिर 256 संख्या है, इसमें केवल द्विरूप वर्ग धारा में आए हुए की संख्या ली गई है, कृति धारा की संख्या नहीं ली गई है। कृति धारा में तो इवन ऑड नंबर भी रहते हैं। फिर और कृति धारा में वर्ग का वर्ग नहीं होता, यहाँ वर्ग का वर्ग हो रहा है। फिर 256 में 8 अर्धछेद हो जाएंगे, 3 वर्ग शलाका हो जाएगी। फिर 65,536 में 16 अर्धछेद हो जाएंगे, 4 वर्ग शलाका हो जाएगी। बादाल में 32 इकट्ठी में 64 और 6 हो जाएंगे। ये इतनी संख्या तो इन्होंने बता दी है। आज आप लोग होमवर्क करिएगा, होमवर्क करके इन 5 संख्याओं का डिवाइड कर करके, अथवा जैसे भी 2 तरीका बताया गया इसमें, log 2 को छोड़ करके, log 2 वाला तरीका हम नहीं कह रहे हैं, उसके अलावा गणित का 2 तरीका बताया गया। इन दोनों तरीकों में से आपका जो मन करे दोनों से करें अथवा एक से करें। कल का समय भी आपके पास ये 5 संख्याओं का आपको अर्धछेद और शलाका निकाल के देखना है कि कहीं आचार्य हमें गलत तो नहीं बता रहे हैं। ये आप लोगों को निकालना है, ये आज आप लोगों का होमवर्क रहा। 4, 16, 256, पन्नठी, बादाल और इकट्ठी का अर्धछेद निकालना है, वर्ग शलाका निकालना है। चलें अब समाप्त कर दें कि आगे अब बहुत जिसको कहें अद्भुत विवेचन आ रहा है, रोमांचक विवेचन आ रहा है। कहाँ जाके क्या क्या मिलेगा, कितने जाएंगे तो संख्यात मिलेगा, कितने स्थान जाएंगे तो परिसंख्यात मिलेगा, कितना संख्यात जाएंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आदि, सब बहुत अच्छी अच्छी चीज आने वाली है। उसके बाद सारे द्रव्यों का सबका आने वाला है, जो बहुत ही अद्भुत गणित है। उनको भाव भाषण हो पाएगी ये चीजें कितनी बड़ी बड़ी हैं, कितनी अद्भुत हैं, कितनी रोमांचकारी हैं, ये हमें पता चलेगा। आज की क्लास को ही समाप्त कर रहे हैं। कल अष्टमी है तो कल छुट्टी है क्लास की। आप लोग इसका वर्गछेद और चतुर्दशी है, चतुर्दशी, हाँ कल छुट्टी है, चतुर्दशी। अच्छा हम अष्टमी बोलती है क्या? क्लास समाप्त कर रहे हैं। परसों दीदी अमावस्या तो उसमें होगी क्लास? अरे वो तो ये बात आप पहले भी पूछे थे, शायद सुनीता जी पूछ रहे हैं ना। अपनी क्लास तो खाली अष्टमी 14 को बंद रहती है ना, आज से थोड़ी चल रही है। ध्यान से उतर गया ये बात। संख्या योग द्वार से चल रही है, उस समय से शांति के क्लास चल रही है। अपने को सुबह वाली क्लास ध्यान से उतर गया, सिद्धांति क्लास चल रही शुरू से ही। अपने तो वैसे ही चल रहे हैं ना कि अष्टमी 14 को नहीं करते, पूर्णिमा अमावस्या को तो हम लोग करते आ रहे हैं। अब आप लोग ज्यादा अगर इस चीज पर प्रेशर डालेंगे तो मेरे तो कुछ नहीं बिगड़ता, मैं तो पूर्णिमा अमावस्या भी छोड़ दूंगी। तो अष्टमी 14 को भी कर लो। नहीं दीदी मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे ध्यान से उतर गया। आपने ये बताई थी सुनीता जी, आपके लिए नहीं कर रहे, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। करने के लिए किसी को अगर मन में बहुत विचार आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हम मतलब अमावस्या पूर्णिमा भी छोड़ सकते हैं। मेरे को तो अच्छा ही रहेगा, मेरे को क्या तकलीफ है, अच्छा मेरा और काम होगा, मेरा सारे काम पड़े रह जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो कि अमावस्या पूर्णिमा नहीं होना चाहिए तो अपन उसको भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यदक्षमात्रा पदवाचि मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी
या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपन दिन रहे जो तेरा शरणा रहे आवे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म कालु सदा हो मोक्ष का पंथ। बादशाह जिनवानी माता की वर्क करिएगा। इसके आगे दो चीज हम लोग समझेंगे जो कि किताब में नहीं दी गई है। थोड़ी सी और बीच की भाव भाषा हम लोग घन का वर्ग रूप का करेंगे, से आगे का समझने में अच्छा रहेगा। जो पेज शायद इसमें नहीं है वो इसमें नहीं समझाया गया है, शायद मुझे लगता है ऐसा, मैंने देखा भी नहीं पूरी तरह से। अपन किताब से बाहर बात समझेंगे थोड़ी सी परसों। नवार नमोकार। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय। दादी को प्रणाम। पहले आप लोग नमोकार जप लीजिए।